लास्ट लेक्चर नंबर 1 में फॉर्मूला 1 और 2 हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 से ही शुरू कर रहे हैं और बोर्ड पे देखो, समझते रहो चीजों को, मैं समझा रही हूँ। हमारे पास अभी फिलहाल में 2 फॉर्मूला हो चुके हैं, यहाँ पे 10 फॉर्मूला ही हैं, 3 से लेकर 13 तक के ही हैं। इसके बाद अभी हमें और करने हैं, तो कॉन्टिन्यूएशन है लेक्चर 1 के बाद से। सबसे पहली चीज देख सकते हो तुम लोग, हम लोग बात कर रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो के बारे में। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें कवर करा दी गई थी लास्ट वाले लेक्चर में। डेट इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करते हैं बेटा, डेट इक्विटी रेशियो आपका जितने भी लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, या कह सकते हैं हम नेट वर्थ का टोटल होता है। मतलब आपके जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं और जो शेयर होल्डर्स का टोटल फंड है, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं अपॉन शेयर होल्डर के जो टोटल फंड्स हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं टोटल एसेट अपॉन डेट रेशियो के, जितने भी एसेट है, मतलब इनमें करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट, दोनों को ही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। देखो प्रोप्राइटरी रेशियो में एक बात साफ है यहाँ पे कि तुम्हारा प्रोप्राइटरी शब्द ही दिखा रहा है कि ये मालिकाना हक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। उसके बाद हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है सॉल्वेंसी रेशियो और अब हमारा शुरू होने वाला है एक्टिविटी रेशियो, जो कि थर्ड पॉइंट है। अगेन सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सबके क्या मतलब होते हैं, ये सारी चीजें पहले लेक्चर में है जो यूट्यूब पे डाल दी गई है। एक्टिविटी रेशियो को बच्चों टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम चीजों को टर्नओवर के हिसाब से, यानी सेल्स के हिसाब से समझते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे पास है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे आपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब सेल्स अगर दिया है तो, और अगर सेल्स नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो अगर तो तुम्हारे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेल्स दे रखा है उसको, और अगर वो नहीं दिया हुआ है तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला भी तुम लोग को मैंने सिखा दिया है, 11th में ही सिखा दिया है। दोबारा बताऊंगी? नहीं, दोबारा नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम लोग की आदत खराब कर चुकी हूं मैं। तो अभी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इस बात का ध्यान रखना है, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी चीज में अगर हम यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करें, एवरेज ट्रेड पेबल्स की बात करें, किसी भी चीज का अगर हम एवरेज ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें उस चीज की ओपनिंग और उस चीज की क्लोजिंग को डिवाइड करना होता है। ठीक इसी तरह एवरेज इन्वेंट्री अगर आप लोग देख सकते हो तो एवरेज इन्वेंट्री में तुम्हारी ओपनिंग इन्वेंट्री और तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री, मतलब वो जो तुम्हारी ओपनिंग स्टॉक है और वो जो तुम्हारी क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद एक लाइन मैंने लिखवाई है क्योंकि क्वेश्चंस में तुम्हें वो काम आ सकता है कि भैया ये जो एवरेज इन्वेंट्री है इसको हम एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, या एवरेज इन्वेंट्री को हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का भी नाम देते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है बोर्ड्स में एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री ना बोल के कि फाइंड आउट द इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। आ जाओ फिर हम बात करते हैं 7th नंबर के फॉर्मूले की, जो है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। देखो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वी आर कंसर्न्ड विद कि एक फर्म जो है वो कितना तक उधार दे के बैठी है अपने डेटर्स को, और जितना उधार उसने दे रखा है अपने डेटर्स को वो कब तक रिकवर कर सकती। एवरेज रिसीवेबल्स में ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज रिसीवेबल्स, इसमें तुम देख सकते हो कि इस फॉर्मूले के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 7th का 1 पार्ट है जो कहता है कि क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो ये बात बड़ी एक ही बार, अब बार बार इस चीज को नहीं दोबारा मैं दोहराऊंगी। उसके बगल में मैंने लिख दिया वेयर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल्स टू ओपनिंग रिसीवेबल अपॉन क्लोजिंग रिसीवेबल। इस चीज को ध्यान में रख के चलो, अब कहीं भी एवरेज शब्द है तो वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग को आपने 2 से डिवाइड कर देना है ऐड करने के बाद। और उसके बाद लिखा है एसीपी या एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब एवरेज ट्रेड टर्नओवर में तो हम टर्नओवर केवल रिसीवेबल्स का निकालते हैं, मगर कलेक्शन पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो कितने टाइम में वो हमें कलेक्ट होगा, वो मनी हमें जनरली बिजनेस के नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन में
एवरेज के बिजनेस के जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में वो पैसा कब रिकवर हो जाता है उसे हम कहते हैं एवरेज ट्रेड कलेक्शन पीरियड। तो क्या तुम्हें अगर केवल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर दिया हो तो तुम्हें एसीपी निकालने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। क्वेश्चन ये मेंशन नहीं करेगा, आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर आप ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर निकाल रहे हैं तो एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना ही निकालना है, और अगर आप ट्रेड पेबल्स टर्नओवर निकाल रहे हैं तो एवरेज पेमेंट पीरियड निकालना ही निकालना है। इट इज बाय डिफॉल्ट। अब हम आ जाते हैं जो हमारा 8th वाला है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ज्यादा उस पर राइटिंग मेरी कुछ खास बन नहीं पाई है, खास क्या निहायत ही घटिया बनी है, बट चलो ठीक है, समझा रही हूं तो समझ में आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो में हमने लिखा है नेट क्रेडिट परचेजेस, मतलब उधार पे, देखो ट्रेड रिसीवेबल्स में उधार पे जितना गुड्स बेचे थे उसकी बात थी, अब यहां पे उधार पे जितना गुड्स खरीदे हो उसकी बात है। तो नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स प्लस एवरेज बिल्स पेबल। भाई क्रेडिटर्स भी तुम्हारे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हैं, बिल्स पेबल भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। दोनों की ओपनिंग और दोनों की क्लोजिंग को अपॉन 2 कर देना है। ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स अपॉन 2 करोगे तो एवरेज क्रेडिटर्स आएगा, और ओपनिंग बिल पेबल क्लोजिंग बिल पेबल अपॉन 2 करोगे तो एवरेज बिल पेबल आएगा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे फॉर्मूला नंबर 9 की तरफ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो ये जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है ना, यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जितनी भी है अपॉन तुम्हें वर्किंग कैपिटल करनी। बात याद रखना, वर्किंग कैपिटल कल ही हम लोगों ने कवर किया था, उसका कल नहीं परसों लेक्चर 1 में। करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज को हम माइनस कर देते हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल मिलता है। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि सेल्स अपॉन करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। बस अब आसान फॉर्मूले खत्म हुए। ये आसान था, हाँ ये बेहद आसान था अगर हम कंपेयर करें आगे आने वाले जो रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो। इसमें सबसे पहली चीज है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, देखने में बहुत आसान लगा, वेरी गुड, लगना भी चाहिए क्योंकि नहीं है ये आसान। उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो की अगर हम बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है सेल्स, उसमें आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर देना है और ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर देना है। ऑपरेटिंग इनकम जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। एज आई सेड रेशियो में निकलेगा तो इसे 100 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, हो सकता है परसेंटेज में आंसर है इसका। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और लास्ट फॉर्मूला जो हमने लिखा है, जो एकदम छोटा सा ब्लैक में अंतिम में दिख रहा है, 13th नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। यहां आके आपने 13 फॉर्मूलाज कंप्लीट कर लिए। आगे आने वाले लेक्चर में अभी आपको और फॉर्मूला करना है, नोट डाउन कर लियो, वेरी गुड, नहीं किए हो जल्दी करो क्योंकि सारे फॉर्मूला आज ही हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ओके।